Welcome back students to the Miracle Education, and I'm Sushma Swaraj from the Miracle Institution, and I'm going to solve the problem of and the question of applied nutrition, जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें अप्लाइड न्यूट्रिशन और अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री ये दोनों पार्ट आता है, जिसमें 50 मार्क्स का न्यूट्रिशन होता है, 75 का बायोकेमिस्ट्री होता है। सो हम लोग देखते हैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन कि लास्ट ईयर कैसा क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर्स आप लोग अच्छे से सुनिएगा। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि 1 मार्क्स का है। तो जनरली मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगर वो 1 मार्क्स का है तो बस डिफाइन करके छोड़ देंगे। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को PEM भी बोलते हैं। PEM है क्या? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक तरह का न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है जो जनरली चिल्ड्रंस में बिलो 7 ईयर्स चिल्ड्रंस में पाया जाता है। जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन 2 डिजीज में डिवाइडेड है। एक को मरासमस बोलते हैं, मरासमस, और एक क्वाशियोरकर। तो सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिफाइन कीजिएगा कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है क्या। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और अ प्रोटीन डिफिशियंसी विच इज जनरली कॉज्ड इन द स्मॉल एज चिल्ड्रन। और ये जनरली रूरल एरिया वाले लोगों में, रूरल एरियाज वाले बच्चों में ज़्यादा दिखता है। बस डिफाइन कर दीजिएगा और इसके टाइप्स लिख दीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि मरासमस है और क्वाशियोरकर है। मरासमस क्या होता है, क्वाशियोरकर क्या होता है? अगर आपके पास टाइम है तो मरासमस को डिफाइन कर दीजिएगा, क्वाशियोरकर को डिफाइन कर दीजिएगा। क्वाशियोरकर क्या होता है? क्वाशियोरकर इज अ डिजीज इन विच प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज सीन, जिसमें प्रोटीन का एक्सेस कमी हो जाता है और बॉडी बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन स्ट्रक्चर का हो जाता है। और उसके अलावा मरासमस क्या है? मरासमस भी एक तरह का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ही है, लेकिन मरासमस में होता क्या है कि बॉडी में पिटिंग एडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है। जो बेबी जिसमें मरासमस डिजीज होता है उसका फेस मून शेप का हो जाता है, बेली उसका निकल जाता है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जो हेयर वगैरह होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है, उसके टाइप्स को डिफाइन करना है, कितना टाइप्स है, बस ये आप 1 नंबर के मार्क्स में इससे ज़्यादा नहीं मेंशन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला गया है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। तो आप डिफाइन इसमें या तो इसमें डिफाइन कीजिएगा, तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना के भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले लिखिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का 3 क्लासिफिकेशन है। पहला मरासमस, सेकेंड वन इज क्वाशियोरकर एंड थर्ड वन इज मरासमस क्वाशियोरकर। मरासमस क्वाशियोरकर। पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, उसमें ये तीनों को मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे मरासमस को। मरासमस है क्या? फर्स्ट वन इज मरासमस। मरासमस को पहले एक्सप्लेन करना है। मरासमस इज अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ये प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग मरासमस बोलते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। फिर उसके बाद अपीयरिंग साइन, जो मरासमस में अपीयरिंग साइन होता है उसको लिखना है। प्रोटीन एनर्जी, ये प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर लिखिएगा। उसके बाद आइएगा अपीयरिंग साइन ऑफ मरासमस। मरासमस में जब बेबी मरासमस से सफ़र करता है या वैसा पर्सन जो मरासमस से सफ़र कर रहा है उसमें अपीयरिंग साइंस क्या क्या दिखेगा। तो मरासमस का सबसे पहला साइन है एडिमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, एडिमा। सेकेंड वन, उसके ब्रिटल हेयर हो जाएंगे, ब्रिटल हेयर हो जाएगा। प्रोट्रूड बेली,
थर्ड वन इज प्रोट्रूड belly. Fourth one is dull skin color. Dull skin color. Fifth one is moon shaped face. This is the main sign of marasmus. मून शेप का फेस हो जाता है. जो बेबी होता है ना, जो सफ़र करता है मरासमस में, उसका फेस जनरली मून शेप का हो जाता है. और भी अपीयरिंग साइन है, हम यहाँ पे 5 आप लोग को समझा रहे हैं. इडीमा लिखिएगा, फिर इडीमा में एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस किस एरिया में इडीमा देखने को मिलता है. जनरली लोअर एंकल्स में, नेक एरिया में, ये आपके हाथ वाले एंकल एरिया में, ये सब यहाँ पे मेंशन कीजिएगा. इडीमा लिखने के बाद इडीमा विल अपीयर इन द हैंड एरिया, लेग एरिया एंड द नेक रीजन ऑफ द बेबी. उसके बाद ब्रिटल हेयर. ब्रिटल हेयर में एक्सप्लेन कीजिएगा कि उसका बाल बहुत ज़्यादा डिसकलर हो जाता है. वो बेबी है लेकिन उसके बाद भी बेबी का कलर एज ए उसके बाल का कलर ब्लैक होना चाहिए, लेकिन ब्लैक ना हो करके या तो रेडिश कलर में हो जाता है या तो व्हाइटिश कलर में उसके बाल होने लगते हैं. तो आपको ब्रिटल हेयर में वो एक्सप्लेन करना है. फिर प्रोट्रूड बेली. उसका जो बेली होगा ना, एब्डोमेन होगा, वो आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा. दिस इज द साइन ऑफ कि उसको प्रोटीन का डिसऑर्डर है. वो न्यूट्रिशन तो उसको मिल रहा है, लेकिन जो उसको चाहिए उसके बॉडी को, वो न्यूट्रिशन उस बेबी को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसका बेली आगे की तरफ प्रोट्रूड हो गया है. फिर फोर्थ वन इज डल स्किन कलर. बेबी में डल स्किन, मरासमस वाले बेबी में डल स्किन कलर क्यों होगा? डल स्किन कलर इसलिए होगा क्योंकि उसको एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उसका जो स्किन है वो पैची पैची अपीयरेंस हो जाता है. जैसे फिश में पैची अपीयरेंस होता है ना, वैसे ही पैची अपीयरेंस हो जाता है उसके स्किन पे. एंड द फिफ्थ वन इज मून शेप फेस. मून शेप फेस जब बेबी मरासमस से सफर करता है तो उसका फेस का शेप जनरली आप ओवल शेप का हो जाता है, उसको मून शेप फेस बोलते हैं. तो ये मरासमस का हो गया. ऐसे ही करके आपको मरासमस, क्वाशियोरकर, मरासमस तीनों का करना है. सो नेक्स्ट वन इज द क्वाशियोरकर. सेकेंड वन क्वाशियोरकर. क्वाशियोरकर है क्या? क्वाशियोरकर भी एक तरह का प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है. क्वाशियोरकर होने के बाद पहले आप क्वाशियोरकर को एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्वाशियोरकर क्या है. उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद जो क्वाशियोरकर में अपीयरिंग साइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द क्वाशियोरकर. एक्सप्लेन करना है क्वाशियोरकर को. फिर इसके बाद अपीयरिंग साइन. जिस तरह मरासमस में कुछ कुछ अपीयरिंग साइन होता है, उसी तरह क्वाशियोरकर में भी कुछ अपीयरिंग साइन होता है. तो सबसे पहला अपीयरिंग साइन होगा लीन एंड थिन बॉडी स्ट्रक्चर. लीन एंड थिन बॉडी स्ट्रक्चर. सेकेंड वन इज बेबी जो होगा वो इजीली थक जाएगा, इजीली फैटिग. और उसका बेबी का जो स्किन होगा ना, वो इतना ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, इतना ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा कि रीब्स का अपीयरिंग आपको अपर बॉडी से ही पता चल जाएगा. जनरली इसमें यही दो है कि लीन एंड थिन बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है. उसका फेस ड्राई हो जाता है, ड्राई फेस. उसमें मून शेप का हो रहा था ना, इसमें ड्राई फेस हो जाता है. इसमें पिटिंग इडीमा का फॉर्मेशन नहीं होता है. पिटिंग इडीमा मरासमस में होता है फॉर्मेशन, लेकिन क्वाशियोरकर में पिटिंग इडीमा नहीं होता है. क्वाशियोरकर में बेबी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, लीन एंड थिन बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है. सो मरासमस को एक्सप्लेन किए, मरासमस का अपीयरिंग साइन. क्वाशियोरकर को एक्सप्लेन किए, क्वाशियोरकर का अपीयरिंग साइन. उसके बाद बोलता है, उसके बाद थर्ड हम क्लासिफिकेशन बताए थे मरासमिक क्वाशियोरकर. सो थर्ड वन इज मरासमिक क्वाशियोरकर. मरासमिक क्वाशियोरकर. जैसा कि आप पिछला डेफिनेशन में देखें कि जिस तरह से मरासमस क्वाशियोरकर एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, उसी तरह मरासमिक क्वाशियोरकर भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है. इसको एक्सप्लेन कीजिएगा 1 से 2 लाइन में. उसके बाद अपीयरिंग साइन. मरासमिक क्वाशियोरकर का अपीयरिंग साइन क्या होगा इसमें? तो जनरली मरासमिक क्वाशियोरकर का अपीयरिंग साइन दोनों का कंबाइन होता है. जो अपीयरिंग साइन आपको मरासमस में दिखा, पिटिंग इडीमा का फॉर्मेशन होता, प्रोट्रूडिंग बेली हो जा रहा था, फेस उसका मून शेप हो जा रहा था,
और ये ब्रिटल हेयर हो जा रहा था, और क्वाशियोरकर में लीन एंड थिन बॉडी स्ट्रक्चर था, तो इसमें दोनों कंबाइन होता है। वैसा बेबी जो दिखने में पतला है लेकिन फिर भी उसका बेली जो है वो प्रोट्रूडेड है, और उसका हेयर जो है ब्रिटल हेयर है, उसका बॉडी थिन है लेकिन उसका फेस मून शेप है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मरासमस क्वाशियोरकर। सो आप ये तीन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बस इसमें यही बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, आप क्लासीफाई कर दिए इन तीनों को, यहाँ पे क्लियर हो गया। सो सेकेंड क्वेश्चन इज फिनिश। 5 नंबर के लिए आप इतना एक्सप्लेन कर दीजिएगा, दैट वन इज इनफ फॉर यू। फिर आते हैं थर्ड वन में, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आप वैसा पर्सन को जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, आप उसको नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या दीजिएगा, मतलब क्या क्योर कीजिएगा। तो इसको सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये सब करते हैं। तो आप लिखिएगा नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन लिखिएगा क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट में क्या कीजिएगा, जब बेबी आपके पास आएगा तो क्लिनिकल असेसमेंट में सबसे पहले हम लोग उसका हाइट, वेट, एज, रिफ्लेक्सेस, क्लिनिकल असेसमेंट में ये सब चेक करेंगे। हाइट चेक करेंगे कि अगर बेबी 6 मंथ का है तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर हाइट है कि नहीं है। अगर बेबी 6 मंथ का है तो उसका आइडियल वेट है या नहीं है। एज, जितना एज का है उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो अचीव किया है कि नहीं किया है, वो करेंगे। फिर रिफ्लेक्सेस, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो 6 मंथ होते होते बेबी में डिसअपेयर हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं, तो चेक करेंगे वो सब रिफ्लेक्सेस अभी भी उसमें प्रेजेंट है या डिसअपेयर हो गया है। ये आप क्लिनिकल असेसमेंट में लिखें। फिर उसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, फर्स्ट वन क्लिनिकल असेसमेंट लिख दिए, फिर क्लिनिकल असेसमेंट ये सब एक्सप्लेन कीजिएगा, लिखिएगा उसमें कि वेदर उसका हाइट वेट सही है या नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंड वन में लिखिएगा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग को बेबी को हेड सर्कमफ्रेंस, सेकेंड वन चेस्ट सर्कमफ्रेंस, थर्ड वन मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये सब चेक करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग जितना उसका मंथ हो रहा है, इफ इन द 6 मंथ हो रहा है, 3 मंथ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका अप्रोप्रिएट हेड सर्कमफ्रेंस है या नहीं है, वो असेस करते हैं नर्सिंग केयर में। फिर उसके बाद नर्सिंग केयर के बाद फिर मेडिकल मैनेजमेंट में आइए कि ये सब असेस करने के बाद, ये सब असेसमेंट था, ये सब असेस करने के बाद हम लोग पेशेंट को, बेबी को, पेशेंट हो या बेबी हो, उसको मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे। तो मैनेजमेंट में इसका 2-3 तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन इज होम मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जनरली हम लोग उसको प्रोटीन्स की, आयरन्स की गोलियां देते हैं, जो लेकिन गोलियां नहीं, लिक्विड फॉर्म में उसको मेडिसिन देते हैं जो बेबी को वेट गेन करने में हेल्प करता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में उसको उस तरह का मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो होम मैनेजमेंट होता है उसमें एक तरह का न्यूट्रिशनल लड्डूज का आपको वो दिया जाता है, वहाँ की हॉस्पिटल के स्टाफ आपको बताएगी। एक ऐसा कंपाउंड बनाने के लिए बोला जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो कि सारे सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो होम मैनेजमेंट में वही न्यूट्रिशनल थेरेपी दिया जाता है बेबी को, ताकि वो अपना नॉर्मल माइलस्टोन, नॉर्मल वेट, नॉर्मल लाइफस्टाइल को वो अचीव कर सके और एक हेल्दी लाइफ की तरफ मूव ऑन कर सके। सो
नर्सिंग केयर पेशेंट में इतना ही करना है, पहले आपको असेस करना है, असेसमेंट में क्लिनिकल असेसमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, फिर उसके बाद मैनेजमेंट में आइएगा, मैनेजमेंट में हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, इसके बाद फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, व्हाट आर द रोल ऑफ नर्स, एक नर्स का रोल क्या है, इसके बाद आइएगा फिर थर्ड वन इज नर्सिंग मैनेजमेंट। आप एक नर्स हैं तो आपका एक रोल क्या है, जब भी आपके पास ऐसा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज का बेबी आता है तो आपका रोल क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको असेस करेंगे, उसके एंथ्रोपोमेट्रिक्स क्लिनिकल जो भी था सब कुछ को असेस करने के बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो उसके मदर फादर रिलेटिव्स आते हैं उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि बेबी को प्रॉपर खाना दीजिए, प्रॉपर सपोर्ट दीजिए, प्रॉपर खेलने के लिए दीजिए, फिर उसके बाद उसको लोकल बॉडीज़ होते हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि आंगनबाड़ी में ऐसा फैसिलिटीज़ दिया जाता है बेबी के लिए, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हाइजीन मेंटेन करने के लिए एडवाइस देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग नर्सिंग मैनेजमेंट जो एक बेबी के लिए उसके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें लिख दीजिएगा। कम से कम 5 से ज़्यादा नर्सिंग मैनेजमेंट लिखिएगा ताकि वो सामने वाले को थोड़ा इंप्रेस करे कि नहीं बच्चे को नर्सिंग मैनेजमेंट पता था। सो ये तीनों मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन था एंड इतना लिखने के बाद आपको वो न्यूट्रिशन में 10 में से 6 या 7 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। उसके हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का ही बी, सेक्शन ए में कोई 3 क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें से किसी 2 को अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया था। तो एक था वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं जो है फूड सेफ्टी। आप लोग अपने घर में भी खाना बनाते हो तो आप पता होगा कि फूड सेफ्टी क्या होता है, फूड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फूड सेफ्टी को बताना है कि फूड सेफ्टी क्या है। वैसा द मेथड विच आर यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम कंटामिनेशन, आइदर फिजिकल कंटामिनेशन और केमिकल कंटामिनेशन। वैसा मेथड जिससे हम लोग फूड को कंटामिनेशन गंदा होने से बचाते हैं वो फूड सेफ्टी मेथड्स होता है। सो आपको एक एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर अपने अकॉर्डिंग डिफिनीशन लिख दीजिएगा, एक एग्जांपल लिख दीजिएगा। जैसे मिल्क को हम लोग फटने से मिल्क को बॉइलिंग डिग्री तक 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करते हैं। बॉइलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द फूड, इट इज़ अ सेफ्टी। फिर हम लोग जैसे पिकल्स बनाते हैं तो उसमें एक्सेस नमक डालते हैं ताकि उसमें फंगस वायरस बैक्टीरिया ना लगे। सो आप एग्जाम्पल कीजिएगा फूड सेफ्टी, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, कम से कम 2 एग्जाम्पल लिखिएगा। सो ये 2 मार्क्स के लिए इनफ होगा। Next we will move to the explain the safety measures and considerations for food safety। पहला सेफ्टी, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला सेफ्टी मेजर्स और कंसिडरेशन, क्या क्या कंसिडर किया जाता है फूड सेफ्टी के लिए। सो सेफ्टी मेजर्स में हम लोग जनरली क्या क्या यूज करते हैं। सेफ्टी मेजर्स फॉर फूड सेफ्टी, सेफ्टी मेजर्स, तो इसमें क्लासिफिकेशन डिवाइड होगा। सेफ्टी मेजर्स में जनरली सेफ्टी मेजर्स यूज फॉर रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स पे आइएगा, इसको क्लासिफिकेशन होगा रॉ मटेरियल्स, उसके बाद फैक्ट्री लेवल, उसके बाद फिर आता है होम लेवल। पहले सेफ्टी मेजर्स लिख के ये 3 लिखिएगा, फिर रॉ मटेरियल में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो रॉ मटेरियल में हम लोग प्रिकॉशन, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रॉ मटेरियल का, फिर रॉ मटेरियल में क्या क्या सेफ्टी के लिए वो लिया जाता है, किस किस चीज़ आप लीजिएगा तो वो रॉ मटेरियल्स वाले फूड को सही से यूटिलाइज किया जाएगा। सो रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल्स। इसमें सबसे पहला है कि रॉ मटेरियल्स में हम लोग ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ होता है। अवॉइडेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स या डीलर्स होते हैं जो फूड का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें अलग अलग तरह का फॉरेन मटेरियल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वो नहीं करना है।
वो लिखिएगा सेकेंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट, और भी पाउडर्ड चीज़ होता है, जनरली एग्जांपल हम देते हैं रेड चिल्ली का। रेड चिल्ली का जो पाउडर है उसमें ब्रिक पाउडर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो सब रॉ मटेरियल्स को अप्रोप्रिएट तरीके से मेजर करके अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करना है, वो आपको इंट्रोड्यूस करना है रॉ मटेरियल में। फिर उसके बाद आता है रॉ मटेरियल में 2-3 लिखिएगा, फिर उसके बाद मूव कीजिएगा फैक्ट्री लेवल पे। फैक्ट्री लेवल ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है। कोई भी फूड को फूड सेफ्टी से पैकिंग करना, रॉ मटेरियल से उसको एक प्रॉपर एडिबल सब्सटेंस बनाना, दिस इज द फैक्ट्री लेवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैक्ट्री लेवल। फैक्ट्री लेवल पे किस किस चीज़ का हम लोग इम्पॉर्टेंट करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं जो फूड है वो फूड सेफ्टी के साथ हमारे घर पे डिलीवर हो। तो फैक्ट्री लेवल में जनरली कोई भी रॉटेन थिंग्स, कोई भी सड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल से पहले उसको ही साइड करके हटा लिया जाता है। फिर केमिकल्स वगैरह का यूज़ लेस किया जाता है, ये ध्यान रखा जाता है। थर्ड पॉइंट, बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ ना हो, एंटीमाइक्रोबियल का ग्रोथ को ये किया जाता है। फिर अगर मान लीजिए इफ द फैक्ट्री ऑफ मिल्क, तो उसको एप्रोप्रिएट पेस्चराइजेशन एक मेथड है, आगे पढ़िएगा आप लोग। तो पेस्चराइजेशन के थ्रू उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया जाए। पैकिंग में कोई निग्लिजेंसी नहीं होना चाहिए। दीज आर द फाइव प्रिवेंशंस व्हिच आर यूज्ड एट द फैक्ट्री लेवल। ये सब आपको उसमें मेंशन करना है, आपको लिखना है। फैक्ट्री लेवल के बाद फिर आता है होम लेवल। होम लेवल पे हम लोग फूड में क्या क्या यूज करते हैं। होम लेवल में तो सबको पता होगा, आप लोग अपने घर में खाना बनाते हैं कि कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह बाहर से लाएं उसको वॉश करके रखना चाहिए, किचन को क्लीन रखना चाहिए, फूड्स को कभी अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो हैंड वॉश करके बनाना चाहिए। दीज आर द सेफ्टी मेजर्स विच आर यूज्ड इन होम फॉर द सेफ्टी ऑफ फूड। सो ये सब आपको आया सेफ्टी मेजर्स में। इसके बाद कंसिडरेशन आप क्या क्या कंसिडर करते हैं फूड सेफ्टी को सेफ रखने के लिए, जो हम बताएं, हैंड वॉश करना, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मेंटेन करना। कंसिडरेशन में जनरली यही लिखाएगा कि व्हाट इज द मेजर्स यूज्ड फॉर द फूड सेफ्टी। सो कंसिडरेशन में सबसे पहला वॉश द हैंड्स। क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी फूड्स को अच्छा रखने के लिए। उसके बाद यूज़ ऑलवेज फ्रेश आइटम। यूज़ ऑलवेज फ्रेश आइटम्स। कोई भी चीज़ को बोला, ये पैकेजिंग फूड को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड द पैकेजिंग फूड्स। अवॉइड द पैकेजेस फूड। वैसा चीज़ को अवॉइड करना जिसमें केमिकल्स का अमाउंट ज़्यादा हो, ये सब चीज़ को अवॉइड करना। सो आप ये इस तरीके का 7 से 8 कंसिडरेशन आप मेंशन कीजिएगा कंसिडरेशन में लिखने के लिए, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको दोनों को अच्छे से लिखना पड़ेगा। सेफ्टी मेजर्स में 3 लेवल बना के आपको लिखना पड़ेगा, कंसिडरेशन में आपको लेवल बनाने का ज़रूरत नहीं है, वो जो कंसिडर्ड यूज़ किया जाता है वो आपको मेंशन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इतना ही करना है, इसमें 2 ही मार्क्स है, 2 नंबर का और 8 नंबर का। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन असेसमेंट। न्यूट्रिशन असेसमेंट क्या है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन असेसमेंट का डिफिनीशन लिखना है। न्यूट्रिशन असेसमेंट है क्या। न्यूट्रिशन असेसमेंट इज द मेथड बाय विच वी असेस द BMI। कोई भी पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स को असेस करते हैं, उसका न्यूट्रिशन लेवल को असेस करते हैं, वो है न्यूट्रिशन असेसमेंट। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा आइडियल BMI एक पर्सन का कितना होना चाहिए, एक एग्जाम्पल इसका लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या लिखना है, कि न्यूट्रिशन असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, जनरली ये क्वेश्चन आंसर
1 से 1.5 पेज में ख़त्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप लिखिएगा, फिर उसके बाद अगल बगल ना ऐसा डायग्राम जैसा बनाइएगा पेज को कवर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? प्रॉपर हेल्थ प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन असेसमेंट का, इन्फेक्शंस डिजीज को अवॉइड करना, इन्फेक्शन डिजीज को अवॉइड करना, एक हेल्दी इंडिविजुअल को प्रमोट करना, डिजीज वगैरह से उसको डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज से अवॉइड करके रखना। जनरली यही आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद ये जो फ्लो चार्ट बना है उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे हम यहाँ पे हेल्थ लिखे हैं तो हेल्थ को आपको एक्सप्लेन करना है कि हेल्थ में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कोई पर्सन को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव था किसी का न्यूट्रिशनल लेवल को असेस करना, किसी तरह का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं हो रहा है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में भी आपको पता है टाइप आता होगा, फैट न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। तो न्यूट्रिशन असेसमेंट में वही असेस करना है कि उसको किसी भी तरह का न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, उसके अलावा वो हेल्दी लाइफ अपना जी रहा है कि नहीं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके रखना है। ये सब आपका आएगा न्यूट्रिशन असेसमेंट में। और ये क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का है। तो इसको फिल करने का वही तरीका है, पहले आप ऑब्जेक्टिव का एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट बनाने के बाद जो आप उसमें कंटेंट लिखे हैं उसको आप एक्सप्लेन कीजिए विद इन 4 to 5 लाइन्स। आप जब एक्सप्लेन कीजिएगा उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। न्यूट्रिशन में कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको एग्जाम्पल मेंशन करना ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम्पल आप मेंशन कीजिएगा तो सामने वाले इन्विजिलेटर को पता चले कि नहीं बच्चा पढ़ा है। सो यू हैव टू मेंशन द एग्जाम्पल। इसी तरीके से सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन था, 3 में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। आपको जो इजी लगे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें यहाँ पे आपको 6 दिया हुआ है, 6 में किसी 5 को ही एक्सप्लेन करना है। सो देखते हैं सबसे पहले पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो आपको ये क्वेश्चन है, इस पे इसमें से 5 एक्सप्लेन करना है। और सबसे पहला क्वेश्चन है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। हम पहले भी बताएं पेस्चराइजेशन, सबसे पहले पेस्चराइजेशन लिखिएगा। पेस्चराइजेशन, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि पेस्चराइजेशन है क्या। पेस्चराइजेशन एक तरह का कुकिंग मेथड है। पेस्चराइजेशन इज अ कुकिंग मेथड। पेस्चराइजेशन एक तरह का कुकिंग मेथड है जो कि जनरली यूज़ किया जाता है लिक्विड्स को प्रिजर्व करने में। जैसे मान लीजिए मिल्क है, मिल्क को प्रिजर्व करने में यूज़ किया जाता है। पेस्चराइजेशन में होता ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पीक, जितना उसका पीक बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ तक गर्म करना और उसको एट रैंडमली कूल करना, वो आता है पेस्चराइजेशन में। सो आप पेस्चराइजेशन में वो लिखिएगा। फिर पेस्चराइजेशन में कौन कौन सा फूड्स को किया जाता है, मिल्क हो गया, उसके अलावा जो भी कोल्ड कॉफ़ीज़ वगैरह प्रिजर्व्ड आते हैं वो सब आता है, वो सब आपको इसमें लिखना है एग्जाम्पल में। जनरली यहाँ पे पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क लिखा है तो पेस्चराइजेशन मिल्क में लिखिएगा कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने के बाद एट रैंडमली कूल किया जाता है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा फ्लो चार्ट बनाकर कि पेस्चराइजेशन का एडवांटेजेस क्या है। पेस्चराइजेशन को पहले आप एक्सप्लेन कर दिए, फिर उसके बाद पेस्चराइजेशन का एडवांटेज लिखिएगा कि जब उतने सेल्सियस पे बॉयल करने के बाद अचानक से ठंडा करते हैं उसका एडवांटेज है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, वो ईजिली हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्वेबल होता है, ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये सब करने के बाद उसका लाइफ कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है। ये सब आपको उसका एडवांटेजेस आपको उसमें इंट्रोड्यूस करना है और यही है पेस्चराइजेशन। फिर उसके बाद आते हैं डिफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन था पेस्चराइजेशन, इसमें आपको इतना ही लिखना है, पेस्चराइजेशन एक कुकिंग मेथड है।
जो कि जनरली फ्लूइड्स के लिए किया जाता है। मिल्क यहाँ पे मेंशन है, मिल्क में मेंशन कीजिएगा कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद एट रैंडमली उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, उसका लाइफ कंसिस्टेंसी बढ़ता है। वो एक्सप्लेन करने के बाद उसका एडवांटेजेस मेंशन कर दीजिएगा, और हो सकता है तो डिसएडवांटेज भी मेंशन कर दें। पेस्चराइजेशन एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, नॉट ईजिली अवेलेबल है, हर जगह पे पेस्चराइजेशन नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मैन पावर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है इसमें। ये सब आप एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों उसमें आपको इनलिस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वाशियोरकर। पहले भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दिया हुआ था। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एक टाइप है मरासमस और क्वाशियोरकर। इसमें आपको दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो हम बताएं, मरासमस भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, क्वाशियोरकर भी प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। दोनों में कुछ कुछ चेंजेस है। जैसे मरासमस में पिटिंग एडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है, क्वाशियोरकर में पिटिंग एडिमा का फॉर्मेशन नहीं होता है। मरासमस में जनरली बेबी लीन एंड थिन बॉडी स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं, क्वाशियोरकर में हो जाते हैं। क्वाशियोरकर में मरासमस में जनरली नेल हेयर ब्रिटल हो जाता है, क्वाशियोरकर में भी होता है बट वो लेस एक्सटेंट पे होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मरासमस में बेली प्रोट्रूडेड होता है, क्वाशियोरकर में उसका बेली प्रोट्रूडेड नहीं होता है। मरासमस है जो ईजिली ट्रीटेबल है, बेबी को ईजिली उसके मन चाहा वेट तक पहुंचाया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। क्वाशियोरकर थोड़ा सीवियर फॉर्म में है। दोनों को ट्रीट करने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट दोनों का नीड पड़ता है। आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। कम से कम यहाँ पे आपको डिफरेंस 5 से 7 डिफरेंस लिखना है मरासमस और क्वाशियोरकर का। सो ये सब डिफरेंस आप मेंशन कर सकते हैं। दोनों का एक एक तरफ डिफिनीशन लिख दीजिएगा, बाकी और जो हम डिफरेंस बताएं वो एक एक करके इनलिस्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं पिका। आप पढ़े होंगे पिका क्या होता है। पिका इज अ डिसऑर्डर, इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन विच बेबी इज नॉट ईटिंग द एडिबल सब्सटेंस, ही और शी इज ईटिंग द नॉन एडिबल सब्सटेंस। आप पहले इसको डिफाइन कर दीजिएगा पिका है क्या। फिर एज ग्रुप, किस किस एज ग्रुप में पिका देखा जाता है। जनरली बेबीज़ में देखा जाता है। पहले डिफाइन, क्वेश्चन नंबर सी, पहले डिफाइन कीजिएगा, डिफाइन पिका। बताएं पिका क्या है। एडिबल सब्सटेंस को छोड़ के, खाने योग्य सब्सटेंस को छोड़ के जो नहीं खाया जाता है वो इंसान खाने लगता है। उसके बाद फिर एज ग्रुप, विच एज ग्रुप आर अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। कौन कौन सा एज ग्रुप अफेक्टेड होता है दिस डिसऑर्डर से, वो मेंशन कीजिएगा। फिर विच आर द सब्सटेंस विच are the substance eaten in पिका। कौन कौन सा सब्सटेंस पिका में लोग खाते हैं। तो बहुत कॉमन सा है, बच्चा लोग में आप भी देखे होंगे। पेंसिल लकड़ी वाला होता है, वो भी ग्रेनाइट वाला होता है, वो भी खाता है। स्लेट खाता है, मिट्टी खाता है। जो भी नॉन एडिबल सब्सटेंस होते हैं वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद पिका से क्या क्या तरह का डिसऑर्डर हो सकता है, ये 3 लिखने के बाद डिसऑर्डर्स विच आर क्रिएटेड बाय पिका। अगर वैसा बच्चा जो खाने वाला चीज़ छोड़ के नहीं खाने वाला चीज़ खा रहा है तो उसमें क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। जनरली उसका रिटार्डेड दिखेगा, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ जो होता है वो बच्चा का रिटार्डेड दिखेगा। जितना वो अपेयरिंग है, जितना उसका वेट है, जितना उसका हाइट है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखेगा। अगर बहुत लंबे टाइम से वो पिका कर रहा है तो उसको ऑर्गन फेल्यूर का भी दिख सकता है। बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशंस है, आप इसमें मेंशन कीजिएगा कि पिका में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है और क्या क्या बच्चा ईट करता है और क्या किस एज ग्रुप तक ईट करता है, आप इसमें मेंशन कीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द फूड यूज्ड टू मैनेज कॉन्स्टिपेशन। ये क्वेश्चन आपका डाइटरी, स्पेसिफिक डाइटरी हैबिट से रिलेटेड है। वैसा कौन सा फूड है जो कि कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करता है, तो कौन सा डाइट है, फाइबर रिच डाइट। सो फाइबर रिच डाइट। तो पहले इसमें आपको एक्सप्लेन करना है फाइबर रिच डाइट क्या होता है। तो इसमें आप एक्सप्लेन कीजिएगा, वैसा डाइट विच आर इनरिच विथ मल्टीपल्स ऑफ फाइबर इज नोन एज फाइबर रिच डाइट। पहले इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइबर कौन कौन सा ऐसा, उसके बाद लिखिएगा इसमें
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फाइबर, कि कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें फाइबर मिलता है जो कि फाइबर रिच डाइट में यूज किया जाता है। तो सबसे पहला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सबसे पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज फ्रूट्स। फ्रूट्स में जैसे हो गया गवावा, एग्जाम्पल के साथ लिखना है आपको, ऐसे ही नहीं लिखिएगा, गवावा। उसके अलावा वैसा फ्रूट्स जो कॉन्स्टिपेशन है, पपाया। दीज आर द फ्रूट्स विच आर हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन, विच आर हेल्प टू रिलीव इन कॉन्स्टिपेशन। फ्रूट्स के बाद फिर आता है थर्ड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब वो चना मूंग जो हम लोग खाते हैं वो लेग्यूम्स। तो पहले आप ये लिखिएगा क्या क्या चीज़ आता है इसमें, फाइबर रिच डाइट में फाइबर रिच फूड क्या क्या आता है। फिर उसके बाद अवॉइड, कि आपको कॉन्स्टिपेशन को ये करना है तो कौन कौन सा आपको वो अवॉइड करना है, कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट या फिर कौन कौन सा चीज़ आपको अवॉइड करना है फाइबर रिच अथी में। तो आप ये लिख दिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स और अदर जो आपको आता है मिल्क वगैरह, आप ये सब, अब इसमें अवॉइड क्या क्या करना है आपको वो लिखना है। सो नेक्स्ट इज अवॉइड सब्सटेंस। वो सब लिखे, वो सब जिसमें फाइबर रिच फूड था, फाइबर आता था। अब इसमें कॉन्स्टिपेशन वैसा फूड को मेंशन करने बोल रहा है जिसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो इसमें आप ये मेंशन कीजिए क्या क्या फूड्स को अवॉइड किया जाता है जनरली कॉन्स्टिपेशन को ये करने के लिए। मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होता है वो सबको अवॉइड किया जाता है। मिल्क हो गया, चीज़ हो गए, डेयरी प्रोडक्ट जितना भी आता है वो सारा अवॉइडेबल होगा। फिर कुछ फ्रूट्स, सम फ्रूट्स जो कि कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करता है वैसे फ्रूट्स को अवॉइड करना है। सो इसमें इतना इनफ होगा। आप पहले लिखिएगा फाइबर रिच डाइट क्या होता है, फिर उसके बाद फाइबर रिच फूड क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ से फाइबर कॉन्स्टिपेशन प्रमोट होता है, आप इतना लिखिएगा। दीज आर द इनफ फॉर ये क्वेश्चन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा। योगा तो आप सबको पता है कि योगा होता क्या है। योगा क्या होता है, एक तरह का एक्सरसाइज है। कोई भी पर्सन को न्यूट्रिशनल बेनिफिट के लिए या फिर हेल्दी रहने के लिए कोई भी डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज नहीं तो योगा कीजिए। योगा इज़ द मेथड बाय विच अ पर्सन कीप हेल्दी हर बॉडी और माइंड। दोनों को हेल्दी रखने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया जाता है वो है योगा। तो सबसे पहले आपको योगा को मेंशन करना है, डिफिनीशन लिखना है कि योगा होता क्या है। So E, योगा, you have to define, आपको पहले डिफाइन करना है कि योगा होता क्या है। तो डिफाइन कर दीजिएगा, योगा इज द मेथड विच इज़ यूज टू कीप द हेल्दी बॉडी एंड माइंड एंड यूज टू प्रिवेंट द डिसऑर्डर्स, जनरली ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, ये सब को प्रिवेंट करने के लिए एंशिएंट टाइम में भी लोग योगा का यूज़ करते थे, वो आपको लिखना है। फिर योगा किस टाइम किया जाता है, पहले आप योगा को एक्सप्लेन कर दिए। फिर उसके बाद टाइमिंग, जनरली मॉर्निंग और इवनिंग में, टाइमिंग लिखने के बाद फिर योगा, कौन कौन सा योगा किया जाता है, नाम आपको नाम लिखना है। प्राणायाम हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गया, और भी जो योगा किया जाता है जो भी नाम होता है वो नाम आपको मेंशन कर देना है। बस इसमें इतना ही है। योगा के बेनिफिट्स आपको मेंशन करना है कि योगा करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेम, योगा का डिफिनीशन, टाइमिंग, नेम ऑफ योग पोजीशन, जिस जिस पोजीशन में आप योगा करते हैं वो, फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ योगा। बेनिफिट्स कि अगर कोई पर्सन योगा कर रहा है तो व्हाट आर द बेनिफिट्स उसमें दिखेगा। आपको ये 4 लिखना है, ये 4 कम से कम आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है एंड इट इज़ द इनफ फॉर दिस आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
आप पढ़े होंगे एक्ट में, तो आप ये एक्ट पढ़े होंगे, एक्ट में फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब एक्ट पढ़ना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी कंज्यूमर को एडल्ट्रेशन से बचाने के लिए जिस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको पहले लिखना है व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो लिखिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिखने के बाद उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किस पर्पस से इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डिफाइन करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज द एक्ट विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। उसके बाद वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, फिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों? क्योंकि फूड एडल्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए, जो भी मिलावट हो रहा था फूड्स में उसको अवॉइड करने के लिए, पर्सन को एक हेल्दी डाइट की तरफ प्रमोट करने के लिए, ये सब लिखिएगा कि उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में था कि किस किस सब्सटेंस में किस किस चीज़ का मिलावट होता था। हम पहले भी एग्जांपल दिए रेड चिल्ली का, वैसा कुछ सब्सटेंस आपको मेंशन करना है। जनरली मिल्क में वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाता था, रेड चिल्ली में ब्रिक पाउडर को इंट्रोड्यूस किया जाता था, ब्लैक पेपर्स में पपाया सीड्स का यूज़ किया जाता था, राइस में जनरली स्टोन्स, वाइट स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। तो दीज आर द एडल्टर्ड थिंग जिसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सब सब्सटेंस आपको मेंशन करना है कि ये सब की वजह से एडल्ट्रेशन होता था। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक इंडिविजुअल का राइट क्या है, अगर कोई भी पर्सन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसका राइट क्या क्या है। पहला राइट कि वो किसी भी एडल्टेड फूड को खाने के लिए फोर्सेबल नहीं है, अगर वो चाहे तो उस एडल्टेड फूड को लेके केस कर सकता है। उसके बाद कोई भी तरह का फूड में मिलावट दिखता है वो उसको अवॉइड कर सकता है, उस पर केस कर सकता है। अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए वो उसको सिर्फ प्योर फूड्स खाना है। सो जो उसमें उसका राइट है एक पर्सन का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वो आपको इसमें मेंशन करना है। उसके बाद ये 4 चीज़ आपको करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद कौन कौन सा आर्टिकल्स में एडल्ट्रेशन किया जाता था वो आपको मेंशन करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक पर्सन का राइट्स क्या क्या है वो आपको मेंशन करना है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही मेंशन करना है। और ये 6 क्वेश्चन है टोटल, इस 6 में आपको कोई 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें 5 दिया हुआ था, एक एक नंबर का। एक एक नंबर का 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन बॉडी इन ग्लासेस। लीटर में मेंशन नहीं किया है, वो उसको ग्लासेस में चाहिए। सो एक नॉर्मल बॉडी को ग्लासेस, नॉर्मल तो होता है 11 ग्लास टू 13.5 ग्लास, लेकिन यहाँ पे उतना मेंशन नहीं है। तो उसके आसपास जो आपको 11 के आसपास जो आपको आंसर दिख रहा है, सो राइट वन इज 10। आप इसमें 10 में टिक कीजिएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट MCQ, जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड तीनों पढ़ना होता है। जिसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें से कौन है जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ये तीनों वैलिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, दीज आर द इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये तीनों इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो ये बच गया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज अ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, सो इसका आंसर होगा ग्लाइसिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फूड आइटम्स एट द बेस ऑफ द पिरामिड। फूड का एक पिरामिड पढ़े होंगे आप लोग न्यूट्रिशन में, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा फूड आइटम्स जो पिरामिड के बेस पे प्रेजेंट होता है वो क्यों होता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है। इसमें जनरली आप कार्बोहाइड्रेट्स देखते होंगे पिरामिड्स में। पिरामिड्स के जो बेस में प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को
ज़्यादा रिक्वायरमेंट में चाहिए, इंडिकेट क्या करता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट नहीं, पूरा पिरामिड मिल के बैलेंस डाइट को इंडिकेट करता है, सिर्फ लोअर वाला नहीं, पूरा पिरामिड मिल के बैलेंस डाइट को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। फिर सेकेंड वन इज अ स्मॉल रिक्वायरमेंट ऑफ डाइट, नहीं, अगर वो बेस पे है इसका मतलब उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। स्मॉल रिक्वायरमेंट्स रिप्रेजेंट द टॉप वन एंड ये बेस पे है तो ये ज़्यादा चाहिए, इट मीन्स क्या आएगा, लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ द डाइट। इसका करेक्ट आंसर है लार्ज रिक्वायरमेंट। वो बेस पे प्रेजेंट है, टॉप पे रहता है, उसको स्मॉल अमाउंट में चाहिए, मिडिल में है उसको एवरेज अमाउंट में चाहिए, एंड द बेस में है, बेस में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में चाहिए पर्सन्स को, इसलिए द राइट आंसर इज लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ डाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड 1 एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय। एनीमिया क्या है, एनीमिया हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का कमी हो जाना वो है, और यहाँ पे एनीमिया को 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल फीमेल में होता है 11 to 13 mg/dl और मेल में होता है 13 to 15 mg/dl। सो इसमें बोल रहा है ग्रेड 1 एनीमिया। ग्रेड 1 एनीमिया क्या होगा, जो कम होगा। तो जब नॉर्मल 11 से 13 है तो इसमें से देखिए कौन सा होगा, एच हेमोग्लोबिन 10 mg/dl, हेमोग्लोबिन 7 to 10 mg/dl, हेमोग्लोबिन 7 mg/dl या नन ऑफ द एबव। तो हेमोग्लोबिन 10 mg/dl होगा, ये ग्रेड 1 को इंडिकेट करता है। जब 7 to 10 रहेगा ये ग्रेड 1 को इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रेड 2 को इंडिकेट कर रहा है, और हेमोग्लोबिन बिलो 7 mg/dl ये ग्रेड 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिलो 7 mg/dl चल जाता है तो पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नीड पड़ता है। दिस इज द सीवियर फेज ऑफ अनीमिया। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये सेक्शन डी का, इसमें आपको 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है न्यूट्रिशन में, 5 में 4 सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल वेनस एक्सिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ। जो सेंट्रल वेनस एक्सिस होता है, जो सेंट्रल वेनस जिसको हम लोग सेंट्रल लाइन भी बोलते हैं, वो किसके लिए होता है, कौन सा सॉल्यूशन आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या बोथ 1 and 2। तो इसमें जनरली होता है बोथ 1 and 2। सेंट्रल वेनस एक्सिस में आप हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दोनों आप करते हैं, और सेंट्रल लाइन जनरली तब पेशेंट में इस्टेब्लिश किया जाता है जब उससे हाथ में किसी भी तरह का कैन्यूला वगैरह नहीं लग रहा हो, वेन्स नहीं मिल रहे हो, फ्लूइड जाके एक्यूमुलेट हो जा रहा हो, वैसे कंडीशन में पेशेंट को सेंट्रल वेनस लाइन लगाया जाता है। और सेंट्रल वेनस लाइन में आप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दोनों दे सकते हैं। सो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूट्रिशन का क्वेश्चन क्लियर हो गया। न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री मिल के 75 का मार्क्स आता है, तो आपको न्यूट्रिशन में भी पासिंग मार्क्स स्कोर करना और बायोकेमिस्ट्री में भी पासिंग मार्क्स स्कोर करना है। सो थैंक यू क्लास, एंड बी प्रिपेयर फॉर योर न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री एग्जाम।